वो तीन भालू। कहानीकार रस्किन बॉन्ड। हिमालय पर्वतों पर अधिकांश गांव घाटियों में बनाए जाते हैं, जहां छोटी छोटी नदियां हैं, कुछ खेती और भूमि है, और घाटियां ही सर्दियों में पहाड़ी दर्रों से आने वाली सर्द गला देने वाली हवाओं से बचाती हैं। घर आमतौर पर बड़े पत्थरों से बने होते हैं व छतें ढलानदार स्लेटों की होती हैं, ताकि भारी मानसूनी बारिश का पानी आसानी से बह जाए। शरद ऋतु की धूप में घरों की छत पर अक्सर सीताफलों को बिछा दिया जाता है, ताकि वो धूप में पक जाएं। ऐसे ही अक्टूबर की एक रात, जब मैं पहाड़ों पर गांव में अपने एक दोस्त के घर पर सो रहा था, छत पर फुसफुसाहट व धमधम की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने दोस्त को जगाया और पूछा कि ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। अरे, ये भालू की आवाज़ है, दोस्त ने कहा। क्या वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है? मैंने पूछा। नहीं नहीं, वो सीताफल खाने आया है, दोस्त ने कहा। कुछ देर बाद जब खिड़की से बाहर झांका तो हमने देखा एक काला भालू खेत से भागा जा रहा था, और उसके पीछे आधे खाए हुए सीताफल भी अपने निशान छोड़े जा रहे थे। जाड़े के दिनों में जब ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ़ की चादर बिछ जाती है, तब अक्सर हिमालयी भालू खाने की तलाश में निचले इलाकों में आ जाते हैं। कभी कभी वो खेतों में घुसकर अपना पेट भर लेते हैं। क्योंकि ये कमज़ोर नज़र के होते हैं, ये हर हिलती चीज़ पर संदेह करते हैं, और ऐसे में वो ख़तरनाक भी हो सकते हैं। लेकिन अधिकांश जंगली जानवर जितना संभव हो मानव जाति से बचते हैं। गांव के लोग मुझे हमेशा सलाह देते हैं कि यदि कोई भालू मेरे पीछे पड़ जाए तो नीचे की ओर भागूं। उनका कहना है कि भालू नीचे की अपेक्षा ऊंचाई की ओर अधिक आसानी से दौड़ता है। खैर, अभी तक तो किसी भालू ने मेरा पीछा नहीं किया है, और मैं खुशी खुशी अपने इस अनुभव को नज़रअंदाज भी कर दूंगा। मैंने इनमें से कुछ पहाड़ी भालू भारत में देखे हैं, और वो हमेशा ही बहुत आकर्षक दिखते हैं। हिमालयी भालू को सीताफल, मक्का, आलू बुखारा व खुबानी खाना बहुत पसंद है। एक बार की बात है, मैं शाहबलूत के पेड़ पर बैठा था, इस उम्मीद में कि पास में ही रहने वाले नेवले के एक जोड़े के दर्शन कर पाऊँ। तभी मुझे भालू के रोने की सी आवाज़ आई, और मैंने देखा एक भालू बालक टहलता हुआ पेड़ के तले में अंदर चला गया। वह शावक से थोड़ा ही बड़ा था, और मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। मैं बिल्कुल शांत बैठा रहा। वह इंतज़ार करने लगा कि उसका अगला कदम क्या होगा। उसने अपनी नाक ज़मीन पर रखी व सूंघते सूंघते चींटियों के बड़े से टीले तक पहुंच गया। अब वो फुफकारने लगा, अपने नथुनों से बहुत तेज़ी से फूंक मार मार कर टीले की सारी धूल सभी दिशाओं में उड़ा दी, और टीला बिल्कुल वीरान हो गया। खुद भी भुनभुनाते हुए पास में ही खड़े आलू बुखारे के पेड़ पर चढ़ गया। जल्द ही वो शाखाओं में ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। भालू तुरंत कई फुट ऊपर चढ़ गया और एक शाखा पर जाकर लेट गया। क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी शाखा नहीं थी, इसलिए उसके दोनों ओर बहुत से भालू दिखाई दे रहे थे। मुझे देख उसने अपना सिर दूसरी शाखा के पीछे छिपा लिया। अब मैं उसे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए निसंदेह वो संतुष्ट था कि वो छुप गया। हालांकि खुद को बड़बड़ाने से वो रोक नहीं सका। बाकी सभी भालुओं की तरह ये भी उत्सुक था, सो धीरे धीरे उसकी काली थूथन एक एक इंच कर शाखा के किनारे पर दिखाई दी। जैसे ही उसने मुझे देखा, अपना सिर पीछे खींच लिया और अपना चेहरा छुपा लिया। ऐसा उसने कई बार किया। जैसे ही उसने मुझे देखना बंद किया, मैं तुरंत पेड़ की निचली शाखा पर आ गया। जब उसने फिर मेरी ओर देखा और पाया कि मैं वहाँ नहीं हूँ, वो इतना प्रसन्न हुआ कि दूसरी शाखा तक फैल गया। वह आलू बुखारा खाने में व्यस्त हो गया। मेरी हंसी का फव्वारा छूट गया। भौचक्का युवा भालू पेड़ की शाखाओं से सूखे पत्तों के ढेर पर तकरीबन 15 फीट नीचे धड़ाम से आ गिरा। उसे कोई चोट नहीं आई, मगर वो पूरे रास्ते कराहते व किकियाते हुए वहाँ से भाग खड़ा हुआ। एक बार की बात है, मेरे मित्र प्रेम ने मुझे बताया कि एक भालू उसके मक्के के खेत में अक्सर आता है। फिर क्या था, हमने उसके खेत में मवेशियों के लिए बने साइबान में रात बिताने की सोची, जहाँ से चांदनी रात में पूरा खेत एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तकरीबन आधी रात के कुछ देर बाद एक मादा भालू खेत की मेड़ तक चढ़ आ गई।
उसे हमारे वहीं आसपास होने का संदेह हुआ, परंतु वो भूखी थी, इसलिए अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर वह चारों ओर अच्छी तरह से झांककर ये सुनिश्चित करने के बाद कि खेत बिल्कुल खाली है, वो बड़ी ही सावधानी से खेत में प्रवेश करती है। जल्द ही उसका ध्यान दो पेड़ों के बीच लटके तिब्बती प्रार्थना ध्वजों ने अपनी ओर खींचा, जो उसे परेशान कर रही थी। वो अपनी नाराज़गी घों घों कर दर्ज कराते हुए पीछे हटने लगी, मगर झंडियों का फड़फड़ाना उसके लिए एक पहेली था जिसे वो सुलझाए बिना जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो रुक गई व खास ध्यान देने लगी। जल्दी ही भालू झंडियों को कुछ फीट की दूरी पर खड़े रहकर अलग अलग दिशाओं से परखने लगी। अब फिर ये समझते हुए कि उसे उनसे कोई खतरा नहीं, वो बेझिझक झंडियों के निकट आई और उन्हें एक झटके से अपनी ओर खींच लिया। प्रत्यक्ष रूप से संतोष जताते हुए वो गुर्राती हुई मक्के के खेत में प्रवेश कर गई। उस दिन प्रेम ने भी निश्चय कर लिया था कि वो अब अपनी फसल यूं बर्बाद ना होने देगा। बस फिर क्या था, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसके बच्चे जाग गए और दौड़ते हुए घर से खेत की ओर भागे। साथ ही वो मिट्टी के तेल के खाली कनस्तर पीटते हुए लाए और इस तरह अपने रात्रि भोज से वंचित होने पर गुस्से से भर भालू वहाँ से भाग खड़ी हुई। वो नीचे की ओर बड़ी तेज़ी से भागी। मैं भी बहुत खुश हुआ कि मैं उसके रास्ते में नहीं था। पहाड़ी पर चढ़ाई हो या फिर ढलान से उतरना हो, एक क्रोधित भालू को खुला रास्ता देने में ही अक्लमंदी है।